हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VSA जयपुर। क्लास 10 सोशल स्टडीज का पेपर आने वाला है जी। तैयारी में लगे हुए सब जने जोरों शोरों पर। तो आज मैं निखिल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं जो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशल स्टडीज के चारों स्ट्रीम्स, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, सब में से मिक्सअप करके हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। Who wrote the book हिंद स्वराज? हिंद स्वराज जो बुक थी हमारी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? यहां पर चार ऑप्शंस हम देख सकते हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू जी, सेकंड इज नेल्सन मंडेला, थर्ड वन इज महात्मा गांधी एंड फोर्थ इज भगत सिंह। तो कौन थे जिन्होंने हिंद स्वराज नामक बुक लिखी थी? सो आंसर इज महात्मा गांधी। आंसर इज सी, विच इज महात्मा गांधी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन अराउंड विच ईयर? कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, एक ऐसा समय था जब पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो हिल चुकी थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो रातों रात बंद हो चुकी थी। जो पूरा डिप्रेशन था वो हमें देखने को मिल रहा था पूरे वर्ल्ड में एक साथ। वो एक ईयर था, वो कुछ सालों तक तो चला था, लेकिन एक स्पेसिफिक ईयर को हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा वो समय पर स्प्रेड हुआ। तो वो कौन सा ईयर था? सो वो ईयर वॉज 1929। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन, विच इज 1929। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया? देखिए डिफरेंट पार्टीज होती हैं, डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स होते हैं, राइट? सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके की पार्टी आपको यहां पर देखने को मिलती है? हियर वी हैव फोर ऑप्शंस, मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, अलियंस, या फिर टू पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे यहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है जो रन करती है गवर्नमेंट को, राइट? तो यहां पर जो हमारा सिस्टम है दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द नीड ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज? उधार चाहिए जी, उधार तो सबको चाहिए होता है ना? रूरल एरिया में भी कई चीजों के लिए आपको उधार की रिक्वायरमेंट रहती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन मेनली क्या चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट या जिसकी वजह से आपको उधार की रिक्वायरमेंट रहती है रूरल एरियाज में? अच्छा, रूरल कौन से एरियाज होते हैं? बड़े कंफ्यूज होते हैं हम आजकल कि रूरल सर शहर होता है, अर्बन गांव होता है, या फिर अर्बन शहर होता है और रूरल गांव होता है। तो भैया सिंपल सी बात है, रूरल एरिया का मतलब है हमारा गांव का एरिया, ग्रामीण कहते हैं आप जिसे, राइट? ठीक है, तो गांव में ज्यादातर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए रहती है? क्या वो अकोमोडेशन है, क्या वो फॉर क्रॉप इंडस्ट्रीज है, या फिर फॉर फॉरेन टूर के लिए, घूमने के लिए जाने के लिए, या फिर फॉर फैमिली इनकम? सो मेनली जो बेटा क्रॉप की रिक्वायरमेंट वहां पर रहती है वो रहती है फॉर क्रॉप इंडस्ट्रीज, कि भाई उन्हें क्या करना होता है, क्रॉप्स उगाने के लिए ज्यादातर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहती है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, When did नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन? ये एक जबरदस्त मूवमेंट था। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो सभी जानते हैं, असहयोग आंदोलन जिसे आप कहते हैं हिंदी में। गांधी जी ने इसमें बहुत जबरदस्त रोल निभाया था, ठीक है, और वाइड स्प्रेड इन इंडिया हुआ था। हिस्ट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो ऐसा ही एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बेटा, विच इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन, लेकिन यहां पर सपोर्टेड बाय खिलाफत मूवमेंट था ये। तो इसका पूरा नाम क्या था? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो ये एक्चुअली में स्टार्ट कौन से ईयर में हुआ था? तो हियर वी हैव फोर ऑप्शंस, जनवरी 1920, जनवरी 1921, 1922 या फिर 1923। कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा। आंसर आज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, विच इज जनवरी 1921, राइट? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय सेलर्स और शॉपकीपर्स बाय? कंज्यूमर्स, हमारा कस्टमर्स, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है उसको? क्या क्या तरीके से शॉपकीपर्स जो है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं? तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहला है टेकिंग हायर प्राइसेस, कि भैया उनसे क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं, सेम चीज के प्राइसेस, कोई भी कमोडिटी। देन सेकंड इज गिविंग अडल्टरेटेड गुड्स। अडल्टरेटेड का मतलब होता है बेटा मिलावट वाले, दूध में पानी, पानी में दूध मिला करके बेचते हैं, राइट? देन सेकंड वी हैव थर्ड वेइंग लेस, कि साहब लिखा हुआ 1 किलो है, लेकिन वास्तविकता में जब उसको वेट करके देगा ना तो केवल 500 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम निकला। तो ये जो लेस निकल करके आया, दैट्स कॉल्ड वेइंग लेस। एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव, कि ये चारों चीजें, तीनों चीजें।
तो आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? भाई मैं मानता हूं कि ये तीनों ही चीजें जो है वो करेक्ट हैं, कि ये कंज्यूमर से प्राइसेस भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, उनको जो है अडल्टरेटेड गुड्स भी देते हैं, एंड उनका जो भी प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, जो वेट उस पर लिखा होता है, कभी कभी वो वेट जो है डिलीवर नहीं भी किया जाता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इट, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन, जबरदस्त एक एक्ट था। इस एक्ट की बहुत जबरदस्त खासियत थी कि भैया जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें विदाउट ट्रायल 2 इयर्स तक की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती थी, राइट? ये हमारा एक्ट था। इस एक्ट के खिलाफ कई सारे जो है वो नॉन कॉपरेशन, हम कहते हैं ना, आंदोलन भी चलाए गए थे। लेकिन ये एक्ट वास्तविकता में पास कौन से ईयर में होता? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1917, 1919, 1920 या फिर 1918। सो आंसर इज 1990। जलियांवाला बाग इंसिडेंट याद है ना? तो वो इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो मीटिंग थी उसको बिठाया गया था वहां पर हमारे जलियांवाला बाग में, राइट? नेक्स्ट टू इट इज, हु ओपन्ड फायर ऑन द पीसफुल क्राउड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1909। पीसफुली गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में, सब जने अमृतसर में है। तभी जो एंट्री गेट था उसको बंद कर दिया गया था, राइट? वो कौन थे, वो कौन पर्सन थे जिन्होंने उस एंट्री गेट को बंद किया था और ओपन फायर कर दी थी, अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी थी? तो उन पर्सन का नाम क्या था? क्या वो लॉरेंस थे? क्या वो नील थे? हैवलॉक या फिर जनरल डायर? हु वाज द पर्सन? तो आंसर विल बी जनरल डायर। तो ये जो गोलीबारी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? जनरल डायर के द्वारा की गई थी, राइट? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। देखिए, कंज्यूमर को बहुत तरीके से ठगा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपने अभी भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, राइट? लेकिन इसको बचाने के लिए क्या एक्ट था वो जो पास किया गया था? गवर्नमेंट भी तो कुछ स्टेप्स लेती है, तो कोई एक्ट होगा, वो पास हुआ होगा, तो वो कौन से ईयर में पास हुआ था? क्या वो 1985 था या फिर 1986, 1996 या फिर 2006? सो आंसर इज 1986। दैट वाज द ईयर जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को वास्तविकता में पास किया गया था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? साइमन कमीशन कई बार नारे भी हमने सुने थे, इसके मूवीज भी देखी होगी हमने, साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन जो वास्तविकता में है वो कौन से ईयर में आई थी? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 1930, 1929, 1928 या फिर 1932। सो आंसर विल बी 1928, राइट? 1928 में साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में आया। नेक्स्ट टू इट इज, वेयर डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कम अप इन इंडिया? प्रिंटिंग प्रेस, इसकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, राइट? स्टार्ट हुआ था किसी और कंट्री से, इंडिया में आया था किसी और स्टेट से, राइट? तो वो कौन सी स्टेट थी सबसे पहले जहां पर प्रिंटिंग प्रेस जो है इंडिया में आई थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन मुंबई, कोलकाता, गोवा या फिर अहमदाबाद। सो करेक्ट आंसर इज इन गोवा। गोवा वाज द फर्स्ट जगह जहां पर इंडिया में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स हाई क्वालिटी? हम देखते हैं जी कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो देखने में अच्छा है, इस्तेमाल किया जी, अच्छा लगा, लेकिन ये एंश्योर कैसे करें कि वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो 100% है? उसको एंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट मार्क्स बनाए गए हैं बेटा। जैसे जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं मेनली उन पर ISI मार्क हमें देखने को मिलता है, एग मार्क फॉर फूड आइटम्स, हॉल मार्क फॉर ज्वेलरी, राइट? हम कहते हैं ना जी 22/22, या हम कहते हैं हॉल मार्क, जो ये 916, ये बेसिकली गोल्ड के आइटम्स पर आपको देखने को मिलता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहां पर ये चारों ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एंश्योर करते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी को एंश्योर करते हैं। अगर ये मार्क आपको गिवन है ना किसी भी कमोडिटी पर, तो आप ये एंश्योर हो जाइएगा ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ने इसको टेस्ट किया हुआ है, आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टू इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर, स्वर्णिम फाइबर कैसे कहते हैं जी? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कॉटन, वुलन, जूट या फिर सिल्क। सो करेक्ट आंसर इज जूट। Moving to our next question,
वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड, कि हमारे यहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया आपने अभी भी पढ़ा था। तो सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वास्तविकता में कौन सी है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी है, या फिर आईएनसी जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, या फिर वो बहुजन समाज पार्टी है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट आंसर विल बी आईएनसी, या जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी कह सकते हैं, राइट? क्वेश्चंस को साथ के साथ रिवाइज जरूर करते जाइएगा। देन वी हैव व्हेन डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन कम इनटू फोर्स इन इंडिया? एक एक्ट था जी जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके अंडर में क्या होता है कि किसी भी चीज की अगर इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो यू हैव दैट राइट कि आप उस इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है जो आपको एक कंसर्न डिपार्टमेंट में देनी होती है। लेकिन ये जो एक्ट था राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट भी कहते हैं आप इसको, आरटीआई एक्ट, ये कौन से ईयर में आया था जी? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 2002, 2005, 2014 या फिर 2019। तो विच ईयर वाज दैट? दैट वाज एक्चुअली ईयर 2005 जब आरटीआई को एनफोर्स किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट टू इट इज वेयर डिड महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च बिगिन? आप देखो सॉल्ट मार्च का नाम आते ही एक ही जो है वो नाम हमारे दिमाग में आता है, दैट इज कॉल्ड दांडी। तो हम इसका आंसर में कंफ्यूज रखते हैं कि भाई यहां पर आंसर में आपको गिवन होगा दांडी भी। तो क्या सॉल्ट मार्च बिगिन हुई थी दांडी से? नहीं बेटा, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कहीं और से हुई थी, दांडी तक वो गए थे, राइट? सो वो स्टार्ट जो वो इनिशिएट हुआ था वो कौन सा पॉइंट था? हमारे पास चार ऑप्शन है, दैट वाज साबरमती, दांडी, लखनऊ या फिर चंपारण। कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी साबरमती। साबरमती जो है वो जगह थी जहां से गांधी जी ने अलोंग विद सम उनके जो फॉलोअर्स थे दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, राइट? कई दिनों तक पैदल चल करके वो दांडी तक गए थे और नमक जो है वहां पर अपना खुद का उन्होंने प्रोड्यूस किया था, राइट? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग हमारा, तो ये किन के द्वारा लिखा गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अविंद्रनाथ टैगोर या फिर नरेश शास्त्री। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा है या फिर कौन से इसका करेक्ट ऑप्शन है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो ही वाज द पर्सन जिन्होंने हमारा भारत का जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है उसे लिखा था। Who had invented the modern printing press? कौन ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था? इंडिया में कौन लाए थे? इंडिया में कहां पर आया था ये हमने पढ़ लिया, लेकिन इन्वेंट किसने किया था वास्तविकता में? तो वो है हमारे पास चार ऑप्शन, जोहान गुटनबर्ग, मार्को पोलो, एरास्मस या फिर डाइड्रो। तो चारों ऑप्शंस में से विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? सो यस, जोहान गुटनबर्ग, जोहान गुटनबर्ग इज द करेक्ट ऑप्शन। यही वो पर्सन थे जिन्होंने मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी इन इंडिया? देखिए पार्टीज इंडिया में बहुत सारी, मल्टीपल पार्टी सिस्टम का मतलब ही होता है, लेकिन जो नेशनल पार्टी इनमें से कौन सी नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन है बेटा, इंडिया की नेशनल पार्टी कौन सी नहीं है? चार ऑप्शन कौन से हैं? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर द्रविड़ा मुनेत्र कजागम। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए? तो ऑब्वियसली ये हमारी एक नेशनल पार्टी है, ये भी एक नेशनल पार्टी इंडिया की है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन द्रविड़ा मुनेत्र कजागम ये एक्चुअली नेशनल पार्टी इंडिया से रिलेटेड नहीं करती है। नेक्स्ट टू इट इज द बोरोवर्स ऑफ द बैंक आर दोज हु टेक लोन फ्रॉम बैंक। ये बोरोवर्स जो है, बोरोवर्स, ठीक है, ये कौन होते हैं जी? कौन होते हैं बोरोवर्स? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हु टेक लोन फ्रॉम द बैंक, ये वो लोग हैं जो लोन लेते हैं बैंक से। क्या ये वो लोग हैं हु पे बैक लोन, जो बैंक से लोन लिया और उसे चुकाते हैं? थर्ड है हु पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लिया बदले में इंटरेस्ट भी पे किया। तो क्या ये वो लोग हैं जो लोन का प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट भी चुकाते हैं? तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें करेक्ट से लग रहे हैं, तो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कि बोरोवर्स कौन है बेटा? बैंक से लोन लेते भी हैं, बैंक के लोन को चुकाते हैं, साथ साथ उस पर जो इंटरेस्ट होता है ना उसे भी वो पे बैक करते हैं। तो यहां पर आपको बेसिकली 20 एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनका हमने आज इसमें रिवीजन किया है।
राइट। अब हम मूव करेंगे हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो आइए देखना करते हुए इसको रिज्यूम करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखिए टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? तो आइए इसका मतलब समझते हैं। इट वॉज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम क्या होता है बच्चों? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना आप सबने कि भाई एक ऐसा समय जब पूरे नेशन में एक साथ फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बिफोर कमिंग अप द फैक्ट्रीज, देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। ये इतना सारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो फॉर्म हुई थी, जिनका काम क्या था, जो सिंपली क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। किसके लिए करते थे? इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए करते थे बेटा। तो दिस पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हिस्ट्री इज नोन एज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले जो ट्रेडिंग के लिए गुड्स को बनाया जाता था, फैक्ट्रीज जो रन की जाती थी, वो सारा किस पार्ट में आता है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लिखा जाता है। नेक्स्ट टू इट इज हु पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए ह्यूमन का डेवलपमेंट के लिए कई सारे इंडेक्सेस होते हैं बेटा, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर हम कहें कि क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। लेकिन इस रिपोर्ट को फाइनलाइज कौन करता है? वास्तविकता में इस रिपोर्ट को हु पब्लिशेस दैट रिपोर्ट? So the answer is UNDP. UNDP stands for United Nations Development Program, ठीक है। तो that's the concerned department who actually publishes the Human Development Report. Moving to our next question. What do you mean by guilds? Guilds कौन है? Guilds संघ कौन कहलाते हैं? तो जी guilds were the association of producers who trained craftsperson kept control over production regulated competition. Simply ये कुछ लोगों का ग्रुप होता था बेटा, ठीक है, जो ये इंश्योर करते थे कि जो भी प्रोडक्शन वगैरह हमारे यहाँ पर हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। जो कंपटीशन रन किया जा रहा है वो करेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही है हमारे यहाँ पर। तो इन सबको जो टेक केयर किया जाता था वो गिल्ड्स के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट इट इज डिफाइन नेशनल इनकम। आगे आने वाले ईयर्स में जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में भी, नेशनल इनकम के बारे में। बट एक्चुअली में नेशनल इनकम होता क्या है? सुना भी कई बार होगा आपने, देश की नेशनल इनकम है जी बहुत बढ़ रही है, कम हो रही है, बट व्हाट एक्चुअली नेशनल इनकम मींस? तो बड़ी सिंपल जो भाषा है, सिंपल जो लैंग्वेज है, उसमें हमने इसको समझा है। देखिए क्या कहता है ये, नेशनल इनकम इज द monetary value of all goods and services produced in a nation during the period of an accounting year, ठीक है। अच्छा, एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर बेटा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और रन करता है कब तक? 31 मार्च तक। जैसे हमारा प्रेजेंट जो अकाउंटिंग ईयर है, प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर अभी क्लोज होने वाला है 31 मार्च 2023 को, जो स्टार्ट कब से हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 2022 से। तो इस एक साल के पीरियड में जितना भी प्रोडक्शन किया गया एक कंट्री में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी फाइनल वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है, वो जब देखा जाता है उस सबको सम अप किया जाता है। देखिए सोचिए कितना बड़ा टास्क होता होगा कि पहले तो जितना ओवरऑल मार्केट में प्रोड्यूस हुआ, फिर उसकी मार्केट वैल्यू देखना, फिर उसको सम अप करना, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसके बाद निकल के आती है आपकी नेशनल इनकम, राइट। नेक्स्ट इट इज मीन बाय ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। कौन से थे वो ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो बेटा 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको हम ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं IMF, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट टू इट इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी। कौन सा है नेक्स्ट? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। देखिए इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, यहाँ अपेक्स बैंक है, वो कौन सा है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे बैंक्स जितने भी कहते हैं ना, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबका एक एक अपेक्स बैंक होता है, ठीक है, सुप्रीम पावर जिसके पास होती है। लेकिन इन सब बैंक्स के ऊपर भी एक बैंक है विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक।
राइट? तो इन्हें हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रेन वाज ऑपरेट बिटवीन विच टू स्टेशंस इन इंडिया एंड व्हेन? तो पहली ट्रेन चली थी इंडिया में, राइट? अच्छा, रेलवे कब सेटअप हुआ था इंडिया में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। सो यही ईयर है, तो इसको जरूर अपने कमेंट में लिख करके बताइएगा कि सेटअप कब हुआ था और फर्स्ट ट्रेन जो है वो इंडिया में कब चली थी। चली थी, लेकिन कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में चली थी? तो बेटा जी, वो ईयर था 1853 जब फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया जो है वो रन की गई थी बिटवीन द स्टेशंस बॉम्बे टू ठाणे। बॉम्बे टू ठाणे, ये वो जगह थी, ये दो स्टेशंस थे, इनके बीच में 1853 में सबसे पहली ट्रेन जो है इंडिया में चली थी। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बहुत बार सुना होगा आपने इसके बारे में। होता क्या है? तो कहते हैं जी, एग्रीकल्चर वेयर ओनली बायोटिक मेजर्स आर यूज्ड विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एक ऐसे टाइप का एग्रीकल्चर जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है फिर? तो भाई मैन्योर्स का यूज किया जाता है। मैन्योर होते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट से बनते हैं, राइट? ये बिल्कुल भी सॉइल के लिए क्या हार्मफुल नहीं होते। अच्छा जी, ऑर्गेनिक जो कहते हैं ना अपन एग्रीकल्चर होता है, इससे जो भी क्रॉप निकल के आती है बेटा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है वो, ठीक है? और इंडिया में आजकल इसका और ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। आप सबने क्वेश्चन तो पढ़ा था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंडिया में बहुत जरूरी है जी। इंडिया क्या, नेशन के किसी भी नेशन की अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? लेकिन इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के नुकसान भी होते हैं बेटा कुछ। वो नुकसान क्या है? तो वो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो सिंपली सबसे पहला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। कि भाई जो वहां पर लोकल कम्युनिटीज वहां पर रहते हैं, अब सपोज कीजिए किसी एक XYZ विलेज में, XYZ विलेज पॉपुलेशन थी सपोज कीजिए 20,000 की, ठीक है जी। लेकिन वहां पर कंसिडर किया गया कि यहां पर एक डैम बना दिया जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, डैम का कुछ रूल्स होते हैं बेटा। डैम जब भी बनाया जाता है तो आसपास के कुछ किलोमीटर्स के एरिया को वैकेंट कराना पड़ता है। तो अगर इस XYZ विलेज में अगर ये डैम बनाया जाएगा तो इसके आसपास के जो भी एरिया इसको वैकेंट कराया जाएगा। तो क्या होगा, इन 20,000 पॉपुलेशन का ये मूव करते हैं कहीं और पर, किसी और जगह पर रहने के लिए इनको जाना पड़ता है, राइट? नेक्स्ट इसी का, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट? आप सभी ने पढ़ा लिटरेसी रेट। अच्छा, नाम बताइएगा वो कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलती है? आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। कहते हैं कि लिटरेसी रेट का मतलब क्या है? देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड एज लिटरेसी रेट। कि 7 साल या उससे ऊपर के जितने बच्चे पढ़ लिख सकते हैं उन सबको हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं, राइट? नेम द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात एक और फेमस चीज है गुजरात में, राइट? लेकिन वहां पर एक डैम है बेटा, उस डैम का नाम क्या है? उस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम, राइट? सरदार सरोवर डैम, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो रन किए जाते हैं हम जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों के द्वारा, राइट? तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? भाई बड़ा सिंपल बात है, पैसा कमाना, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? सो यही है इनका मेन मोटिव कि टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, यही चीज देखी जाती है किसमें? प्राइवेट सेक्टर का मोटिव में। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो मैं सबको पता है, बेरोजगारी, राइट? सिंपली अगर अब जब भी पूछे आपसे साहब कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आप फटाक से बताते हैं जी बेरोजगारी। लेकिन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज a situation when a person is able and willing to work। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, able and willing to work, काम करना चाहता है, काम करने के लिए
एबल भी है, लायक है, वो सक्षम है हर तरीके से, बट डज नॉट गेट वर्क, लेकिन फिर भी काम क्या है, नहीं है। ठीक है जी, तो कोई भी हमारा एक पर्सन एलिजिबल है जी काम करने के लिए, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं क्या, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू ग्रेट पावर्स इमर्ज्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमें ईयर भी पता होना चाहिए इसका, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ईयर क्या था? यस, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ईयर था, दैट वाज 1914 टू 1918। लेकिन यहां पर बात की जा रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ बेटा, उसके बाद में कुछ नेशंस थे जो ग्रेट पावर्स बने। वो कौन से नेशंस थे? वो दो नेशन थे, एक तो था यूएसए और एक है बेटा सोवियत यूनियन, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी? पानी की कमी क्या होती है? पानी की कमी मतलब बेसिकली सुनने में लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से पानी कम हो जाता होगा। नहीं बेटा, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर इन कंपैरिजन ऑफ इट्स वांट्स इज नोन एज वाटर स्कैर्सिटी, कि जितना जरूरत है, जितनी लोगों की बेसिक नीड्स है, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब इतना पानी भी अवेलेबल नहीं होता बेटा, तो उसे हम वाटर स्कैर्सिटी का नाम देते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी वन वे टू इंक्रीज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और इंडिया में बहुत ज्यादा है, राइट, काफी अच्छे ग्रेटर परसेंटेज से है। लेकिन इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे किया जाए? तो क्या एक तरीका है, वो सजेस्ट करिए। तो भाई एक तरीका हमारे यहां पर जो दिमाग में आता है वो है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप्ड टू इंक्रीज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। कि हमें किन पर ध्यान देना चाहिए? स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज कुछ स्पेशल होती है बेटा, इनमें क्या होता है, बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेस, मिनिमम कैपिटल के साथ में से स्टार्ट किया जाता है, राइट। और कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल जो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स इसमें काम में नहीं ली जाती हैं, राइट। अगर ऐसी इंडस्ट्रीज को हम अपने यहाँ पर सेटअप करेंगे तो खुद को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हम अपने साथ में कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो दैट्स द बेस्ट वे जो आज की डेट में हम देखते हैं कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टू इट इज व्हाट इज मेंट बाय भूदान। भूदान, भूदान, ये दो शब्द हैं जी, इनसे मिलकर के बना हुआ है। भू का मतलब होता है भूमि और दान का मतलब दे देना, राइट। तो भूमि का दान दे देना, यही भूदान है और यही इसका मतलब भी है। तो कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू द लैंडलेस पुअर फैमिलीज इज कॉल्ड भूदान। कि ऐसे जो लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, लैंडलेस लेबर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को जमीनें देना, प्रोवाइड कराना, यही भूदान कहलाता है। इसे ही दैट इज नोन एज द भूदान। ओके, नेक्स्ट टू इट इज राइट एनी टू डीमेरिट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक है जी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, काउंट एम्प्लॉइज होते हैं जी, उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट, और प्रॉपर लीव्स का मैनेजमेंट होता है, सैलरीज का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, प्रॉपर प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ चीजें नहीं है। तो ये क्या है और क्या नुकसान इसके होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला, देयर इज नो रेगुलरिटी ऑफ वर्क। काम क्या है, रेगुलर नहीं रहता। जो एम्प्लॉइज होते हैं ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कभी भी छुट्टी ले लेते हैं जी, अब उनकी वजह से कितना काम हैम्पर होता है, राइट। तो एक तो नुकसान ये है इसका। सेकंड, एक नुकसान जो है वो हमारे एम्प्लॉइज को भी बहुत बड़ा नुकसान है, वो क्या, कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेड लीव्स एंड अदर एमोल्यूमेंट्स, राइट। ना तो पेड लीव्स का कोई भी यहाँ पे प्रावधान होता है, कोई प्रोविजन नहीं होता। पेड लीव्स क्या होती हैं कि अगर आप लीव नहीं लेंगे तो आपके उन लीव्स को हम एनकैश कर देंगे, राइट। तो ना तो कोई पेड लीव्स होती हैं यहाँ पर बेटा, और ना ही इनका कोई अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। एमोल्यूमेंट्स मतलब अदर बेनिफिट्स, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिए जाते हैं। लेकिन वही एम्प्लॉय अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना, तो ये बेनिफिट्स उसे नहीं दिए जा सकते। ओके, नेक्स्ट टू इट इज व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बड़ी सिंपल भाषा में इसको अगर समझे
तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में आते हैं, राइट। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। कि 1 साल में अगर पर 1000 बच्चों में से हम ये काउंट करते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाए हैं, राइट। तो 1 साल जो है यहां पर हम इन्फेंट जो एज है वो मानते हैं, राइट। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे कितने ऐसे हैं जो 1000 पैदा हुए लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए, उन्हें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में लेते हैं, ओके। नाउ अब हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। देखिए वर्ड लिमिट्स का हमेशा ध्यान रखा कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है ना हेडिंग में वर्ड लिमिट, उसको इग्नोर ना किया कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो वी ऑलवेज कंसीडर दैट इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 50 वर्ड्स, राइट। तो दैट्स आवर वर्ड लिमिट। तो 50 वर्ड्स वाले शॉर्ट आंसर्स का आज हम रिवीजन करने वाले। ईच क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स, राइट। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What are vulnerable species? Write any 2 examples. कौन सी ऐसी species है जिन्हें vulnerable species कहते हैं, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। So those species whose numbers are declining are called vulnerable species। ऐसी species, ऐसी जातियां जिनका नंबर जो है बहुत तेजी से कम हो रहा है बच्चों, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, वो काउंटिंग में क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, उन्हें हम वल्नरेबल स्पीशीज कहते हैं। अच्छा यहां पर एक कंडीशन और बताई गई है, आपको जरा ध्यान से देखिएगा कि इफ सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग देयर नंबर्स आर नॉट चेंज्ड एंड देयर नंबर्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग देन दे विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। ये क्या स्पीशीज होती है, देखिए वल्नरेबल बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वो स्पीशीज हैं जो कि किन्हीं कारणों के चलते सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जानवर या ऐसी स्पीशीज जो कि किन्हीं कारणों के चलते इनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। अभी जो सर्कमस्टेंसेस है, अगर हमने इनको इंप्रूव नहीं किया, इनको करेक्ट नहीं किया, तो जल्द ही ये वो स्पीशीज हैं जो कि क्या होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे ये सब, ओके। नेक्स्ट इट इज What is economic development? Write the definition of per capita income। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन होता क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द नेशन, रीजन, कम्युनिटी और एन इंडिविजुअल आर इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू टारगेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आज हम कहते हैं ना कि जयपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाना है, राइट, उदयपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाना है, या XYZ रीजन का हमें डेवलपमेंट करना है, ये हमारे टारगेट्स हैं बेटा। तो जब इन टारगेट्स को अचीव किया जाता है, लोगों की वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, राइट, वहां के जो रीजन है, कम्युनिटी है, वहां पर अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो उसे ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है, बड़ी सिंपल बात है जी, कि जितनी भी हमारी नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम क्या होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज। तो जितनी भी हमारी नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, कि आज की डेट में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, तो हमें पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है हमारे इंडिया में कितनी अर्निंग लेकर के आता है, राइट। जितनी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को हमने देखिए लैंग्वेज में लिख दिया। तो जब भी किसी चीज का कोई फॉर्मूला याद कर लेंगे तो उसकी हमारी सिंपली हम डेफिनेशन बना सकते हैं, राइट। ये ट्रिक होती है। तो कहते हैं द इनकम ऑब्टेन्ड बाय नेशनल इनकम बाय डिवाइडिंग, ओके, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जितनी भी नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल के आता है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टू इट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पता है इंडिया में
अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की बेटा कई कैटेगरीज होती हैं। उन्हीं कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बारे में और भी बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ कैपेबल पर्सन इज विलिंग टू वर्क। एक कैपेबल पर्सन था, काम करना चाहता था, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में हम, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी आप उसको पैसे दे रहे हैं ना, उस पैसों में वो तैयार है काम करने के लिए, बट डज नॉट गेट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, लेकिन फिर भी उसकी एलिजिबिलिटीज के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसे काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा जो पर्सन है वो किस में आता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है बेटा। लेकिन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? People do not get work according to their qualification and they are into the work but their marginal productivity is zero। अब इस marginal productivity को समझिएगा बेटा, होता क्या है, ठीक है? इन्होंने क्या कहा कि भाई आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिला या नहीं मिला, दैट इज अनदर थिंग, बट आपके जॉब में लगने से कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा हमारी टोटल इकोनॉमी में। ऐसे चीजों को कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो है। ये क्या है? जीरो है। तो अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट? सपोज कीजिए यहां पर ये हमारे पास एक फार्म है, राइट? ये क्या है हमारे पास? एक फार्म है, फार्म फील्ड है। यहां पर जो नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड हो सकते हैं ना, वो मैक्सिमम 10 है, 10, ठीक है? अर्लियर द एम्प्लॉयड पर्सन्स वर 5, 1 2 3 4 and 5, right? So they were utilizing this part of the land and let's say कि they are producing 5 labor are producing 1000 kg of wheat per year, okay? That's an example. So these are the labor, these are actually the production. Now simply one more person has been added to the field, और वो पर्सन आया जी, इनके आने से ये फील्ड भी हम यूटिलाइज करने लगे। एक और पर्सन आया जी, 6 हुए, 7 हुए, राइट? सिक्स्थ आया तो यहां पर जो प्रोडक्टिविटी आई दैट इज 1200। सेवेंथ के आने से यहां पर हो गई सपोज कीजिए 1400 kg, ठीक है जी। नाउ वन मोर पर्सन हैज बीन एडेड, ठीक है? इसके बाद में फील्ड क्या हुई? पूरी यूटिलाइज होने लग गई और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेट्स से 8 पर्सन्स के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा था दैट वाज 1500 kg का। ये है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन यू कैन यील्ड फ्रॉम दिस फील्ड, ओके? 1500 kg। तो मैक्सिमम पर्सन्स कितने यहां पर हमने एम्प्लॉय किए? 15 कर देते हैं इसको, ठीक है? सॉरी 8। एंड जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे यहां पर आया ना बेटा दैट इज 1500 kg का। लेकिन व्हाट इफ भाई फार्मर ने सोचा कि और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं जी, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज्यादा लेबर को लेकर के आते हैं, तो लेबर और एम्प्लॉय किए गए। सपोज कीजिए और 1 2 3 4 लेबर को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है जी, और लेबर ही लेबर भरे जा रहे हैं, राइट? इन दैट केस जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा था वो ऑलरेडी 1500 kg अचीव हो चुका था, और जो लोग कितने थे? मैक्सिमम 8। लेकिन हमने सपोज कीजिए 10 पर्सन्स को एम्प्लॉय कर दिया, 11 पर्सन्स को एम्प्लॉय कर दिया, तो इनके आने से बेटा प्रोडक्शन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा? प्रोडक्शन तो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड पर क्या हो रहा है? मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो यहां पर फिक्स्ड फैक्टर की जो है कांस्टेंट है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो एडिशनल एम्प्लॉयज है, इनका होना ना होना बराबर है। हो करके क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं, कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा जी, राइट? कोई मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एडिशनल प्रोडक्शन जो किसी एम्प्लॉय के आने से होता है। तो जब भी किसी भी एम्प्लॉय के ऐड होने से कोई भी एडिशनल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इंडिया में इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, सेकंड इसी में आता है बच्चों ओपन एम्प्लॉयमेंट इज परमानेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट कैसा रहता है जी? परमानेंट, इसे आप हटा नहीं सकते हो। लेकिन आप कुछ अगर इस चीज पे कंसर्न दिखाएं तो आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत जल्द जो है वो रिड्यूस कर सकते, खत्म कर सकते। कई सारे ऐसे नेशंस हैं बेटा जहां पर इस चीज पर काफी
कंसर्न होकर के वर्क किया भी जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी। कहते हैं ना अपन, वाटर स्कैर्सिटी का एक बहुत बड़ा कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने से पानी की स्कैर्सिटी का क्या रिलेशन है, आज हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। डिस्पाइट हैविंग एम्पल, यानी एम्पल का मतलब होता है बहुत सारा, वाटर रिसोर्सेज इन एन एरिया, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी। लेकिन कैसे? पहला, अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पानी का इस्तेमाल। अब पानी का इस्तेमाल कैसे? अपनी हाउस होल्ड नीड्स के साथ साथ जो खाना उनको चाहिए, खाना बनाने में तो पानी का इस्तेमाल होता है, तो प्रोड्यूस मोर फूड, ठीक है, डोमेस्टिक यूज, इन सब में जब पानी की हमें और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उतना पानी हमारे पास अवेलेबल तो है नहीं, क्योंकि हमने एक बेसिक चीज क्या पढ़ी है कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, कि रिसोर्सेज कैसे हैं जी, कम है। लेकिन हम जब पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती जाएगी तो उस अवेलेबल वाटर को हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहेंगे, तो पानी है कम और लोग हैं ज्यादा, तो इसी की वजह से वाटर स्कैर्सिटी जो है वो अराइज होती है। ओके, नेक्स्ट इट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर एंड इट्स अनइक्वल एक्सेस। अब पता है, इंडिया की बात कर लो अगर, तो कई ऐसी जगह है जहां पर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं मिलती हमें देखने को, लेकिन कई ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर पानी बहुत मात्रा में हमें कम मिलता है, राइट। सो कहते हैं अनइक्वल एक्सेस, कि लोगों तक प्रॉपरली पानी की जो अवेलेबिलिटी वो है नहीं बेटा, है ना, दैट इज कॉल्ड, कि यहां पर क्या है, वाटर की स्कैर्सिटी है। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इन दो तरीके से हम कह सकते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम सबने पढ़ा था SHGs के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, तो इनके क्या फंक्शंस है, मेजर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कि सेल्फ हेल्प SHGs हेल्प टू ऑर्गेनाइज द पुअर इन रूरल एरियाज, की रूरल एरियाज में जो पुअर पीपल होते हैं ना बेटा, उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहती है, जब समय समय पर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये और भी कई चीजें होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहां पर बने हुए हैं तो इस रिक्वायरमेंट को बहुत इजीली वहां पर फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इट इज विमेन बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू SHG। अब विमेन क्या है, सेल्फ रिलायंट हो जाती है, आत्मनिर्भर हो जाती हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती, सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर वहां पर मेंटेन है तो। ओके, नेक्स्ट गुड, व्हाई इज ओटो वॉन बिस्मार्क इज नोन एज द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपने पढ़ा था, राइट, हिस्ट्री में, लेकिन ओटो वन बिस्मार्क को फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहा जाता है। क्या रीजन है, क्यों कहा जाता है, पढ़ते हैं इसमें। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया, ओटो वन बिस्मार्क कौन थे ये, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया थे बेटा, वॉज द फादर ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ही टुक द हेल्प ऑफ प्रुशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग 7 years। प्रुशिया वन 3 wars अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो प्रुशिया था जी एक तरफ, ठीक है, और वर्सेस में कौन थे, इसको याद करने का तरीका क्या है, ADF, यानी कि ऑस्ट्रिया, ठीक है जी, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो 3 कंट्रीज 7 साल, 7 years वॉर चला जी, अलग अलग समय पर अलग अलग कंट्रीज के साथ में। प्रुशिया के साथ प्रुशिया की आर्मी थी, ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेट्स, इनके साथ में मिलकर के फाइनली यूनिफाई इन्होंने किया, राइट। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीटेड, और इसी के बाद में जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम मानते हैं ना, दैट वॉज कंप्लीटेड। ओके जी, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेशनल हाईवेज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। हाईवेज तो हम सभी जानते हैं, नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, NH32, NH10, ये सब क्या है, तो आइए देखते हैं। नेशनल हाईवेज आर द मेजर पेव्ड रोड्स ऑफ द कंट्री दैट कनेक्ट द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रिमोट पार्ट का मतलब होता है ऐसे पार्ट्स जिन पर पहले रोड्स वगैरह नहीं बनी थी, जो आउटसाइड में लोकेटेड होते हैं बेटा, है ना, तो जो रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में को कनेक्ट करती हैं ऐसी पेव्ड रोड्स, ऐसी फाइन बनी हुई रोड, ऑल वेदर्ड रोड्स होती है बेटा ये। दीज आर प्राइमरी रोड्स whose construction and maintenance are under the jurisdiction of
द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी ये जो NH होते हैं ना, नेशनल हाईवेज, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसके अंडर में आते हैं बेटा। और ये वो रोड्स होती हैं, वो कनेक्टिविटीज होती हैं जो रिमोट एरियाज, आउटसाइड एरियाज को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो मूविंग टू अच्छा, इसमें एक और बात है बेटा, मैनी मेजर नेशनल हाईवेज आर स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ कह लो, ईस्ट से वेस्ट कह लो, कई सारी, पूरे इंडिया का जब अपन मैप देखते हैं ना तो उसमें हमें कई सारे नेशनल हाईवेज जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट। पढ़ लिख लीजिए डेवलपमेंट होगा, लेकिन पढ़ लिखने से ही डेवलपमेंट होता है? क्या रोल है वास्तविकता में डेवलपमेंट में एजुकेशन का? ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। Education generates technical skills and creates a manpower which suits for improving labor productivity, through which person can be more productive। तो भाई सीधी सीधी बात है, आप लोगों को मशीन चलाने की जानकारी कैसे मिलेगी? उसके लिए तो एजुकेशन जरूरी है ना। सीखते हो ना कि भाई आपको एक बड़ी मशीन के सामने अगर मैं बिठा दूं और कहूं जी चलाओ, तो क्या आप चला सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। सो एजुकेशन ये आपकी मदद करता है, आपको और टेक्निकल नॉलेज देता है, आपको आसपास के एनवायरनमेंट की और ज्यादा नॉलेज देता है, जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप एक ह्यूमन कैपिटल बनते हो, राइट? सो प्रोडक्टिविटी थ्रू विच पर्सन कैन बी मोर प्रोडक्टिव। तो आप काम कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है बेटा, लेकिन यस, आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज कैसे किया जाए? तो एजुकेशन, दैट्स द केस, दैट्स द मेन की फॉर योर डेवलपमेंट, राइट? So with the help of education people can earn higher income। तो लोग क्या कर सकते हैं जी? हायर इनकम, और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। Through which their living standards increase, और पैसा ज्यादा होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, and it leads to increase in national income। और इसी की वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी और ज्यादा इंक्रीज होती है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एंडेमिक स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? एंडेंजर्ड अलग था, एक्सटिंक्ट अलग था, एंडेंजर्ड अलग पड़ा था, एक्सटिंक्ट पड़ा था, लेकिन यहां पर क्या है? एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है ये पढ़ते हैं इसके बारे में। सो बच्चों, स्पीशीज दैट आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, इसको मैं आज डबल अंडरलाइन करूंगा, सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स आर एंडेमिक स्पीशीज। देखो, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं बेटा जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं। उन स्पीशीज को हम सिंपली एंडेमिक स्पीशीज कह देते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझेंगे, ठीक है? तो एग्जांपल क्या है? निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, ठीक है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो वास्तविकता में केवल और केवल इन्हीं जगहों पर ये मिलते हैं। जैसे मिथुन है जी, तो मिथुन आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा, तो इसको यहां की हम एंडेमिक स्पीशीज कह देते हैं, राइट? सो आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे व्हिच इज व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन मनी। आज की डेट में इंडिया के मॉडर्न मनी जो हम इस्तेमाल करते हैं, पैसा, रुपए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? आइए पढ़ते हैं। देखिए मनी क्या है। सो मनी इज अ कमोडिटी विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि भाई एक ऐसी चीज है मनी, एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम चीजों को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। अगर आप इंडिया में कहीं पर भी जाओगे, कोई चीज आप खरीदना चाहते हो, आप पैसे दीजिए, बदले में आपको वो कमोडिटी मिल जाती है। तो ये जो एक्सचेंज है ये पॉसिबल किसकी वजह से हो पाता है बेटे? आप मनी की वजह से, राइट? सो मनी इज दैट कमोडिटी जिसकी वजह से आप कोई भी चीज को खरीद सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर मॉडर्न इंडियन करेंसी। सबसे पहली बात कि पेपर जो नोट्स होते हैं, राइट, और जो कॉइन्स होते हैं ये हमारे मॉडर्न इंडियन मनी में जो है काउंट किए जाते हैं। इन सबको प्रिंट कौन करता है? तो इन सबको प्रिंट करता है बच्चों आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इश्यूज इंडियन करेंसी, ये है वो ऑर्गेनाइजेशन जो वास्तविकता में रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में करेंसी को
प्रिंट करने के लिए, देन फाइनली इशू करने के लिए। मनी इज एक्सेप्टेड फॉर द ट्रेड पर्पसेज इन एनी कंट्री। अच्छा, इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, मनी वो कमोडिटी है जिसकी वजह से कोई भी ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाता है, खरीदाना बेचना चीजों को वो पॉसिबल हो पाता है। जो चेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो हमारा क्या है, मनी है, राइट। सो इसी के साथ आज का रिवीजन यहीं पर हमारा हम फिनिश करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी काफी मदद हुई होगी इसमें रिवीजन में, राइट। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।